तो आज हम हिस्ट्री का जो 10 चैप्टर है कोल्ड वॉर क्लास 12 का उसके एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले। तो सीधा हम एक्सरसाइज चालू करते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो जो एक्सरसाइज है वो 87 से स्टार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1, द हेडक्वार्टर्स ऑफ C8O वॉज वेयर लोकेटेड एट डैश। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, थाईलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर क्या था, हेडक्वार्टर्स ऑफ C8O वेयर लोकेटेड एट थाईलैंड। ठीक है, वेयर लोकेटेड एट थाईलैंड, सर्कल करके बता दिया, देख लो। थाईलैंड इसका राइट आंसर, थाईलैंड इसका राइट आंसर है। और अभी सेकंड कौन सा है कि अ फंड नेम्ड डैश was raised for providing necessary aid to the neighboring nations of South Asia। तो कौन सा वो फंड था, ऐसे में इसका असली नाम तो देखो कैसा है कि अफ्रीकन फंड उसका नाम है, लेकिन इधर कुछ अलग ही दिया। ये हिस्ट्री का जो स्टेट बोर्ड की बुक इसमें ज़्यादा मतलब ऐसा मिस्टेक्स है। तो भी अभी जैसा दिया वैसा हम करते हैं। तो फंड नेम्ड, इसका हरारे आंसर आएगा, हरारे। आप लोगों को दिख रहा है, इसका राइट आंसर कौन सा है, हरारे। ठीक है, अगर कुछ करेक्शन होगा तो आपके मैडम से एक बार पूछ लो, लेकिन इस हिसाब से जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर अभी हरारे आएगा। ठीक है, तो अ फंड नेम्ड हरारे वॉज रेस्ड फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी एड टू नेबरिंग नेशंस ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है, हरारे, बी ऑप्शन। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस और पर्सनस और इवेंट्स। तो पहला क्या दिया है कि ऑन 30 जून 1977 दिस ऑर्गेनाइजेशन ceased टू एग्जिस्ट। तो 30 जून को 1997 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन मतलब काम करना बंद कर दिया था, या फिर वो डिसबैंड हो गया था। ठीक है, मतलब ऐसा काम बंद हो गया था पूरा। तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, C8O। ठीक है, C8O मैं आपको लिख के बताता हूँ इसका आंसर कौन सा है, C8O। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ, SEATO। ठीक है, फिर से लिख के बताता हूँ, SEATO। ठीक है, एक बार देख लो आप करेक्शन। ऑन 30 जून 1977 दिस ऑर्गेनाइजेशन सीज टू एग्जिट C8O। ठीक है, SEATO। अभी हम आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो ये कॉमनवेल्थ गेम का आइडिया किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका आंसर क्या है, रेवरेंड एश्ले कूपर। रेवरेंड एश्ले कूपर, इसका आंसर मैं आपको पेज नंबर 86 आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, लिख तो नहीं पाऊँगा अभी इधर। तो पेज नंबर 86 पे हम जाते हैं, तो 86 ऊपर ही दिया है। तो इधर देखो, ये रहा आंसर, देखो दिख रहा है अभी आपको। देखो मैं इसको सिलेक्ट करके बताता हूँ आंसर इसका। ये देखो ब्लू में मैंने सिलेक्ट कर दिया कॉपी करने के लिए। तो इधर देखो दिया है रिवरेंड एश्ले कूपर, इन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया था कॉमनवेल्थ गेम का। ठीक है, ठीक है, हो गया आंसर आपका देख के। तो आगे बढ़ते हैं हम अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या है, choose the right reason from those given below and complete the sentence। No country was included in the answers। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट को बोलते हैं, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इधर आपको कौन सा रीज़न इधर स्टेटमेंट कंप्लीट होगा बताओगे तो इसका राइट आंसर कौन सा है, A, B या C, D। तो राइट आंसर इसका कौन सा है, राइट आंसर फर्स्ट वन है, दे डिड नॉट वांट टू लेट यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस टू हैव एन अपर हैंड। ठीक है, तो फर्स्ट वन इसका राइट आंसर है, आप देख लो एक बार। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप दिया है। तो कंप्लीट द कंसेप्ट मैप, इसमें चैलेंजेस जो फेस करने पड़े सार्क को या टैकल करने जो भी है वो कौन से है। तो 4 रीज़न पहले से दिया है, तो बाकी के 4 लिखने हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको कौन से वो 4 रीज़न से रिमेनिंग। जैसा पहला तो दिया है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग नेशंस, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग टेररिज्म, और फोर्थ क्या, डाइवर्जेंट पॉलिटिकल सिस्टम। तो बाकी के 4 मैं बता देता हूँ आपको। तो ये देखो बाकी के 4 रीजंस है वो मैंने बता दिए, चैलेंजेस फॉर सार्क टू टैकल उसके रिमेनिंग थे। तो इसमें से मैंने 5 बताए हैं, तो आपको कौन से भी 4 लिख दो। ठीक है, जो आपको ईजी पड़ता है वो वाला आप लिख दो। ठीक है,
तो उस हिसाब से मैंने बताया, देखो, एक्सपेंडिचर अलॉटमेंट फॉर डिफेंस, अंडर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इनसफिशिएंट ट्रेड, रिलीजियस लिंगुअल डाइवर्सिटी। तो ठीक है, आपको जो लिखना है वो वाला लिख दो आप। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोल्ड वॉर। तो शॉर्ट नोट लिखना है, तो कोल्ड वॉर का आपको आंसर कौन से पेज नंबर पे मिलेगा, इसका आंसर आपको पेज नंबर 77 पे मिलेगा। ठीक है, तो 77 पेज नंबर पे हम जाते हैं अभी। तो ये देखो, पेज नंबर 77 पे आ गए। तो कोल्ड वॉर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, तो पहले आप क्या करोगे, कोल्ड वॉर का डेफिनेशन बता दो। ठीक है, द टसल बिटवीन capitalist and communist nation for power and ideological influence which began after the second world war is referred to as cold war। ये इतना बता दो, फिर बाद में सेकंड भी आपको दिया है कि जैसे ये पॉलिटिकल, ये टर्म किसने मतलब यूज़ किया था पहली बार, वॉल्टर लिपमैन एन अमेरिकन पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट वाज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म कोल्ड वॉर। ठीक है, और ये बाद में दोनों किसके बीच में था वो आपको बताना है, जैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में था। इतना बता दो, आपको शॉर्ट नोट हो गया। ठीक है, और अभी सेकंड वन क्या दिया है आपको, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का आंसर आपको पेज नंबर 82 पे मिलेगा। ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट का आंसर आपको पेज नंबर 82 पे मिलेगा। तो देखो, पेज नंबर 82 पे हम आ गए हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट का दिया है। तो देखो, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, देखो 82 पे दिया है, लेफ्ट साइड से चालू हो रहा है, लास्ट एकदम बॉटम पे। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर विदाउट ज्वाइनिंग आइदर सोवियत रशिया allied group or America's allied group, India have adopted the policy of non-aligned movement development, policy of development by its own efforts and shape its own strategies leading towards peace. This policy is known as non-aligned movement। ठीक है, तो इसमें बाद में ये क्या बताना है, ये पूरा आपको बता देना है इतना। और फिर बाद में जैसे कि पंडित नेहरू, सुकर्णा फ्रॉम इंडोनेशिया, नक्रोमा गानो गाना से, गमल, ये सब वेर द आर्किटेक्ट्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, ये आपको पूरा नॉन अलाइंड मूवमेंट का ये आपको जो दिया है ये पूरा इतना लिख देना है, आपका शॉर्ट नोट हो गया। और अभी अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रीज़न। तो आपको रीज़न के साथ बताना है कि जो भी स्टेटमेंट दिया वो क्यों है ऐसा। जैसे कि पहला दिया, सेंटो बिगेम नॉन ऑपरेशनल। तो जो सेंटो था तो वो नॉन ऑपरेशनल क्यों हुआ, तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। मैंने लिख के मतलब ऐसा लिख दिया है, तो मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ऐसा मतलब ऐसा बोलता हूँ, तो तुम्हें या तो समझ नहीं आता होगा, या फिर सुनने में प्रॉब्लम होगा, या फिर प्रोनाउंसिएशन मेरा कुछ गड़बड़ होता होगा। तो इसलिए मैं आपको लिख के मैंने रख दिया है, आप देख लो वो आंसर। तो ये देखो, सेंटो का मैंने बता दिया है, रीज़न बता दिया है। एट स्टार्ट अमेरिका वॉज प्रोवाइडिंग मेंबर नेशंस ऑफ सेंटो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड, बट आफ्टरवर्ड्स यूएसए was not able to satisfy their economic and technological needs. Hence, Pakistan and Iran withdrew this treaty and the CENTO became नॉन ऑपरेशनल। तो ये रीज़न था। ठीक है, मैंने बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, या फिर देख रहे हो तो इसका राइट डाउन कर दो, अभी का अभी राइट डाउन कर दो आप अपने नोटबुक में। ठीक है, जो करना है करो। तो सेकंड क्या दिया है, सार्क हैज़ अचीव्ड सक्सेस इन सम फील्ड। तो ठीक है, इधर रीज़न बताना है कौन से फील्ड, मतलब कैसे। तो इसका भी आंसर मैंने उस हिसाब से किया है पहले वाले जैसा। ठीक है, तो देख लो। तो ये देखो, सार्क जो सक्सेस का मतलब ऐसा था, उसका आंसर ये रहा। तो सार्क हैज़ ओपनड सेंटर इन बांग्लादेश फॉर डिसमिनेशन ऑफ एग्रो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड इट आल्सो यूज द प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च रिलेटेड टू सीड्स एनिमल हस्बेंड्री। और इस हिसाब से मैंने 3 रीज़न बताया आपको, जो 2 या 3 जितना भी लिखने लिखो, पूरा का पूरा लिखना तो पूरा लिखो। ठीक है, तो सेकंड या थर्ड भी लिख लो, जो आपको अच्छा लगता है, सूट होता है, वो वाला लिख दो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो इधर तो अभी
जो क्वेश्चन नंबर 6 है इधर को आपको खुद का ओपिनियन देना है। इधर मैं कुछ आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ कि ऐसा ऐसा लिखो। पूरा आंसर आपको लिख के नहीं दे सकता, वैसे तो दे सकता हूँ लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है। खुद का ओपिनियन बनाओ, आपको आगे भी हेल्प होगा। कब तक मतलब ऐसा स्पून फीडिंग जैसा मतलब करोगे, ठीक है। तो इसलिए खुद का ओपिनियन बनाओ। मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ आपको। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, द कोल्ड वॉर बिगेन बिटवीन द अमेरिका एंड सोवियत रशिया। तो इसका आंसर जैसे मतलब अगर कुछ थोड़ा आइडिया लेना है कि कैसे आपको इसका आंसर लिखना चाहिए, तो मैं इसका आपको पेज नंबर बता देता हूँ कि पेज नंबर 77 के ऊपर 77 पे हम जाएंगे। द कोल्ड वॉर बिगेन बिटवीन द अमेरिका एंड रशिया का जो दिया है, तो 77 पे हम जाते हैं अभी। तो ये देखो बैकग्राउंड ऑफ कोल्ड वॉर दिया है, देखो आप देख रहे हैं ना। तो इधर देखो पूरा दिया है कि जैसे बैकग्राउंड ऑफ कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ था। तो जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड जैसे हुआ, तो उसने एक कंडीशन कैसे बना दी कि कोल्ड वॉर के लिए एक प्री कंडीशन बना दी कि कोल्ड वॉर ऐसा होगा। तो जैसे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो कि इंग्लैंड और फ्रांस को बहुत सारा जो लॉस हुआ था, उसकी वजह से जो उसकी पोजीशन थी वर्ल्ड में वो एकदम पूरी डाउन हो गई थी। और उसी बाद में इसकी वजह से जो रशिया का प्रोमिनेंस था वो ज़्यादा बढ़ गया था, रशिया एक पावरफुल बन गया था। और फिर बाद में जो उसने है ना ईस्ट यूरोप में अपना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस बना लिया था। और फिर उन्हें उसी दूसरी जगह पे जो वेस्ट यूरोप में उधर अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड ने मतलब ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था, तभी भी दबदबा बना रहा। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो किसका था, अमेरिका का। तो इसकी वजह से क्या हो कि रशिया के साइड जो या फिर ईस्ट यूरोप में जो कंट्रीज है उन्होंने कम्युनिज्म सपोर्ट करना चालू कर दिया, और इस वजह से वो रशिया के एलाई बन गए या फिर वो रशिया के पार्टनर। और फिर बाद में जो वेस्टर्न यूरोप था, तो उसमें जैसे अमेरिका का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो उन्होंने अमेरिका की आइडियोलॉजी फॉलो कर दी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। और वो कैपिटलिज्म के ऊपर काम करने लगे या फिर वो उसे अपना दिया, कैपिटलिस्ट सिस्टम अपना दिया, ठीक है। तो इस वजह से एक अमेरिका के एली अलग बन गए, अमेरिका के मतलब सपोर्टर फ्रांस और इंग्लैंड और ऐसे अलग वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बन गए। और फिर बाद में रशिया के सपोर्टर जैसे चाइना हो गया और फिर बाद में ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ हो गए। तो वो इस हिसाब से मेन कोल्ड वॉर किन के बीच में था, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में, मतलब रशिया के बीच में, ठीक है। और अभी सेकंड क्या दिया है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज अपोज्ड कॉलोनाइलिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर जैसे इसका हेल्प थोड़ा किधर से ले सकते हो कि 84 पेज नंबर से आप ले सकते हो। ओपिनियन आपको अगर अच्छे से बनाना या फिर आपको पूरा चैप्टर अच्छे आता होगा या फिर समझा होगा, तो वो फिर आप खुद का भी बना सकते हो। मतलब खुद का मतलब टेक्स्ट बुक से आपने वो सीखा होगा चैप्टर, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो, देखने की फिर से ज़रूरत नहीं है। तो जैसे इंडिया मतलब जो कॉलोनलिज्म था उसको वापस क्यों करता था, उस कैसे मालूम पड़ता है हमें कि इंडिया उसका स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था। जैसे कि इंडिया ने जो इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस था उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। तो जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला, तो उसमें जो बाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, उसने उसमें इंडिया ने इंडोनेशिया के जो इंडिपेंडेंस था उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। और बाद में इसने क्या बोला था इंडिया ने कि ये डच है जो इंडोनेशिया में रूल कर रहे हैं या फिर उनके अंडर है, ये है इंडोनेशिया, तो उसे उनको छोड़ देना चाहिए और उसको इंडिपेंडेंस देना चाहिए। और फिर बाद में इंडिया ने अफ्रीका में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसे कि गांधी जी ने उधर अफ्रीका को एक रोड मतलब बताया या फिर एक पाथ बताया अफ्रीका को सत्याग्रह के थ्रू, कैसे आप अपना भी इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया की तरह मतलब ऐसा ले सकते हो उस। और फिर बाद में इंडिया ने जैसे कि बहुत बार कहा कि जो ये कॉलोनिस्ट इम्परियलिस्ट कंट्रीज़ है या फिर जो जिन्होंने अपने अपने कॉलोनी बनाई है अफ्रीका में, उन्हें छोड़ देना चाहिए और अफ्रीका को इंडिपेंडेंस देना चाहिए। और इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में भी ऐसा कहा था। और उनको भी मतलब यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी को भी बहुत बार कहा कि उन लोग कैसे अफ्रीका के लोगों के नेटिव्स के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो इस हिसाब से इंडिया से पूरा मालूम पड़ता है कि इंडिया का स्टांस या फिर जो स्टैंड था वो कॉलोनियलिज्म के ऑपोजिट में या फिर खिलाफ था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ओपिनियन बना के आपका आंसर लिख सकते हो। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो, ठीक है। Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need
need someone